आज संसद हमले की 22वीं बरसी है और आज ही के दिन संसद की सुरक्षा पर एक बार फिर खतरा दिखा है। उसकी सुरक्षा में सेंध लगी है। खबर आप दिन भर से जी न्यूज पर देख रहे हैं, इसलिए जल्दी से अपडेट दे देते हैं। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के पीछे अब तक 6 किरदार सामने आ चुके हैं। 2 लड़के वो जो संसद के अंदर थे, जिनमें से एक लखनऊ का सागर शर्मा है जो कि विजिटर गैलरी से सदन में कूदा था। उसका दूसरा साथी मैसूर का मनोरंजन DE है जो उसी के साथ था। तीसरे और चौथे किरदार जो सदन के बाहर स्मोक क्रैकर से प्रदर्शन कर रहे थे, यानी लातूर महाराष्ट्र का रहने वाला अमोद शिंदे और हरियाणा के हिसार की नीलम। इनके अलावा 5वें किरदार ललित झा का भी पता चला है। ये संसद के बाहर से प्रदर्शन का वीडियो बना रहा था और अब फरार है। बाकी चारों के मोबाइल फोन इसी के पास है। इसके पास 7 छठा आरोपी भी फरार है। पुलिस लगभग सभी के घर पहुंच चुकी है। गुरुग्राम से इनके 2 मददगारों का भी पता चला है। यहां से विक्की शर्मा और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है। ये सारे लोग गुरुग्राम से विक्की शर्मा के घर पर ही रुके थे। इन चारों लोगों को परिवारों के बयान भी आ रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई खास क्लू नहीं मिला है। हाँ, ये जरूर सामने आ रहा है कि सब लोग साधारण घरों के हैं और परिवारों को भी लगता है कि उन्हें किसी ने बहकाया या बरगलाया होगा, वरना ये ऐसा नहीं करते। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संसद के बाहर नीलम ने जो 5 नारे लगाए थे, उन नारों से कोई क्लू मिल सकता है, क्योंकि इनमें से कुछ नारों से कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। इन सबके संसद का विजिटर पास बनवाने, वहां स्मोक के क्रैकर से अफरा तफरी मचाने और नारे लगाने के पीछे क्या मोटिव रहा होगा? क्या इन लोगों ने ये सब लाइमलाइट में आने के लिए किया या फिर किसी ने इसके लिए उकसाया? कहीं ऐसा तो नहीं ये 6 लोग सिर्फ मोरे हों और इसके पीछे कोई चेहरा और हो? अगर इस प्रदर्शन का कोई प्रायोजक है तो वो कौन हो सकता है? उसकी मंशा क्या होगी? इस हरकत से सारा फोकस अपनी तरफ डाइवर्ट करना या फिर ये दिखाना कि भारतीय संसद 22 साल बाद भी रेंज में है और यहां पर कोई भी हमला हो सकता है? क्या यह भारत की बदनामी की एक व्यापक साजिश है? संसद हंगामे पर इस वक्त की बड़ी खबर। 5 लोग संसद भवन तक पहुंचे थे। 4 आरोपी गिरफ्तार हैं, 1 फरार है। फरार आरोपी ललित के पास सभी के फोन थे। नीलम, मनोरंजन, सागर और अमोल ने ललित के पास रखे थे अपने फोन। हंगामा शुरू होते ही मौके से भागा आरोपी ललित की तलाश में जुटी हुई है दिल्ली पुलिस। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी राजू राज के पास। राजू, ये समझना चाहूंगा, कुल 6 लोग सामने आ रहे हैं। 4 नोन, 1 ललित झा और छठा अननोन। क्या ये 6 हैं या सिर्फ 5? दीपक जी, अभी 6 आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिसमें से 5 के नाम पुलिस ने उजागर किए हैं। छठा आरोपी का नाम अभी जानकारी नहीं मिल पाया है और इसलिए चारों आरोपियों से लगातार पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। अभी कुछ देर पहले स्पेशल सेल के DCP राजीव रंजन दोबारा उन लोगों से पूछताछ करने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे हैं। तो छठे आरोपी के बारे में तलाश की जा रही है कि छठा आरोपी कौन है। लेकिन जिन लोगों ने इन चारों को पनाह दिया था उनको भी डिटेन किया गया है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। विक्की शर्मा और उनकी पत्नी, चूंकि ये गुरुग्राम में ही रुके हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये 5 आरोपी, जो 4 आरोपी हैं, ये अलग अलग राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। एक बिहार से ताल्लुक रखता है, एक लखनऊ उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है, एक कर्नाटका मैसूर से ताल्लुक रखता है, एक हरियाणा से। तो इन चारों अलग अलग मिले सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया के तमाम इनके पेज हमने भी खंगाले तो ये एक कॉमन फ्रेंड थे, इनके बीच एक दोस्ती थी। अब पुलिस इन तमाम एंगल से जांच कर रही है। पास बनाने से लेकर पार्लियामेंट तक अंदर जाने तक किन किन लोगों ने इसकी मदद की, इसलिए पूरे ट्रेल की जांच की जा रही है। अलग अलग राज्यों में लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया, चाहे वो मैसूर, कर्नाटका में लोकल पुलिस को जानकारी दिया गया कि जो आरोपी है उनके पूरे प्रोफाइल के बारे में पता किया जाए। महाराष्ट्र की टीम से संपर्क में लगातार दिल्ली पुलिस की टीम बनी हुई है। तो दिल्ली पुलिस तमाम अलग अलग राज्यों के पुलिस से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो ललित झा है, इसके लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी भी कर रही है, तलाश कर रही है, क्योंकि ललित झा के पास वो तीनों आरोपियों के मोबाइल फोन उपलब्ध में, जिसमें कई जानकारी पुलिस को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक इस पूरे मामले में पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है, क्योंकि अब पुलिस ये सोच रही है कि 2 लोग जो बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने बाहर क्रैकर स्मोक जलाया था,
वो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, चूंकि वहां पर धारा 144 लगाई गई थी। तो क्या धारा 144 के उल्लंघन में इनकी गिरफ्तारी की जाए? जो लोग अंदर गए थे, जिनके 2 लोगों का पास बना था, उनसे अलग पूछताछ की जा रही है। तो तमाम लिंक्स को खंगाले जा रहे हैं ताकि जो सेक्शन लगाया जाए, किस धाराओं में इन पर सेक्शन लग जाए। इसलिए अभी तक इनकी गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से नहीं सौंपी गई है, लेकिन पुलिस लीगल ओपिनियन भी ले रही है कि इसके अलावा चूंकि ये साजिश का हिस्सा है या फिर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाइमलाइट में लाने के लिए अपने आप को पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं और वहां पर इस तरह की हरकत करते हैं। तो पुलिस पूरे मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। इसके अलावा आईबी की टीम लगातार इन आरोपियों से, जो 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, इन चारों से लगातार पूछताछ कर रही है। एक बात राजूराज, आखिरी सवाल आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश का एंगल हो सकता है? क्योंकि पिछली बार मुझे याद है 22 साल पहले पार्लियामेंट अटैक, मैं लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था वहां से रात में, इस वक्त तक भी, और वहां पर तब जैश ए मोहम्मद और लश्कर के आतंकियों ने हमला कर दिया था। सीधे से पाकिस्तान का हाथ था, भारत को बदनाम करना चाहता था। नई संसद पर हमला, ये दिखाता है कि जैसे कोई कह रहा है कि अब चुप नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो नया पॉलिटिकल नैरेटिव तो गढ़ेगा। लेकिन क्या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल हो या किसी स्लीपर एजेंट्स का इस्तेमाल किया गया हो? पुलिस इन बातों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, आपने सही कहा, क्योंकि कोई आसान काम नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर 2 लड़के घुस जाते जो सेल्फ मोटिवेटेड है। क्या इसके पीछे किसी की साजिश है? क्योंकि चारों का जो प्रोफाइल देखिए, जो तस्वीरें सामने आई है, कहीं ना कहीं ये किसी आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं। और उस आइडियोलॉजी के कारण, चूंकि जो नीलम नाम की महिला है, जो हरियाणा के हिसार की रहने वाली है, वो किसान आंदोलन से जुड़ी रही है। किसान आंदोलन में हमने देखी कि किस तरह से टूल किट का इस्तेमाल किया गया था, किसानों का इस्तेमाल किया गया था देश को बदनाम करने के लिए। क्या जो भारत सुरक्षा है पार्लियामेंट की, उस सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए क्या कोई बाहरी साजिश है? क्या इसके पीछे कोई फंडिंग है? तो पुलिस तमाम एंगल से जांच कर रही है। सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट, स्पेशल सेल की टीम लगी हुई है, आईबी की टीम लगी हुई है, अलग अलग जो जांच एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले में जांच करिए, चूंकि ये पता लगाने की कोशिश करती है क्या ये सिर्फ एक साजिश का हिस्सा है या फिर ये जो चारों लोग हैं सेल्फ मोटिवेटेड है सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे। क्योंकि जब इनको पकड़ा गया था उस समय ये नारेबाजी भी लगा रहे थे, और जो नारेबाजी पार्लियामेंट के बाहर लगाए गए, वही नारेबाजी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अंदर लगाए गए। तो ये तमाम तथ्यों को भी पुलिस जांच करी। इसलिए मैंने कहा कि अभी तक पुलिस इस पूरे मामले में ये अभी तय नहीं कर पाई कि किस सेक्शन में इनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि कल 24 घंटे हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर इन्हें कोर्ट में भी पेश करना पड़ेगा। तो उसकी तैयारी भी दिल्ली पुलिस कर रही है। इसलिए लगातार तमाम बड़े अधिकारी इन चारों लोगों से अलग अलग करके पूछताछ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मैं सीधे बहस पे आता हूं। दीपक वोरा साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट, इसलिए मैं समझना चाहूंगा कि भारत के बढ़ते हुए G20 का उसने जो आयोजन किया, उसके बाद भारत को जो चारों तरफ से घेरा जा रहा है, का एक कनाडा के अंदर एक पन्नू साहब आ जाते हैं और पन्नू साहब चिल्लाने लगते हैं भारत के खिलाफ, कुछ इसी तरह की धमकी देने लगते हैं। फिर एकाएक जो है अमेरिका भी भारत को जो है, मुझे मतलब आज सूरज किधर से निकला है विवेक श्रीवास्तव जी? आज सूरज किधर से निकला है? आप टीएमसी के सुर में ला रहे हैं। तौसीफ रहमान साहब, आपके नए साथी, आपको मुबारक हो। आप टीएमसी के सुर में सुर मिलाने वाली बात नहीं है। आप थोड़े से कैजुअल हो रहे हैं सर। सर मैं कैजुअल नहीं हो रहा, थोड़े से कैजुअल हो गए। आप कह रहे हैं जांच होगी, पड़ताल होगी। अरे सर, मैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थोड़ी हूं, मैं थोड़ी जांच करूंगा। इसको आप आतंकी बोलिए। तौसीफ रहमान साहब, तौसीफ रहमान साहब, आप आतंकी बोलिए। आप शायद मेरे विषय में जानते नहीं है। 22 साल पहले 13 तारीख को जो हमला हुआ था, मैं उसका की बात सुन लीजिए मेरी बात आराम से जान लूंगा। सुन लीजिए, मेरी एक लाइन सुन लीजिए। के नेता ने जो एंट्री पास दिया है, बिल्कुल उस पर आएंगे। मत बोलिए। आज व्यूअर्स को सुनने दीजिए। सबसे पहली बात, 140 करोड़ की जो आबादी है वो डर चुका है, वो बिल्कुल भयभीत है। उसके दिल में डर है, मां बेटियों के दिल में डर आ चुका है। क्योंकि इतने बड़े पार्लियामेंट में जहां हजारों करोड़ खर्च होकर बना है, वहां पे कोई जूते में छुपा के कनिस्टर ले गया तो हम जैसे मामूली लोग तो हम डरे हुए हैं। हमारे घर में सब डरे हुए हैं। अब आप मुझे यह बताइएगा सर, आप बताएं या नहीं बताएं, अमित शाह और अजीत डोभाल मुझे बताएं कि सबसे पहले इंक्वायरी उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए जो आज अंदर घुसे हैं। इंक्वायरी होनी चाहिए भारतीय जनता दल पार्टी के जो एमपी हैं, क्या उनका कोई लिंक ओसामा बिन लादेन से तो नहीं है? उनका कोई लिंक लश्कर तोयबा से तो नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब जोड़ा जाता है
तो डायरेक्ट बोला जाता है लश्कर तौबा का कोई लिंक है। मैं भी ये पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले उनके घर में रेड मारा जाए और यह देखा जाए कि क्या उनके अफगानिस्तान तालिबान के साथ कोई लिंक है कि नहीं, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। ये जांच पड़ताल तो होती रहेगी। सस्पेंड तो अभी फौरन करना चाहिए। देयर शुड बी नो इंक्वायरी। सस्पेंड बिल्कुल तात्काल करना चाहिए, कुछ सुनना नहीं चाहिए। और मैं आपके बारे जानूंगा, सबके बारे जान लूंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अजीत डोभाल साहब को यह कहिए सिर्फ कश्मीर में मां बहनों के ऊपर ज्यादती करने से नहीं होगी, पूरे हिंदुस्तान को देखना पड़ेगा आपको। 140 करोड़ की आबादी का सुरक्षा आपने ले रखा है, अमित शाह ने ले रखा है। वेयर आर वी सिटिंग टुडे सर? हम कहां हैं आज? सिर्फ टोपी वाले के ऊपर सुरक्षा जांच नहीं होनी चाहिए सर, हर लोगों के ऊपर सुरक्षा जांच होनी चाहिए सर। ये टोपी वाला कौन है? के ऊपर ना एक मिनट रुक जाइए। ये टोपी वाला कौन है बताइए? टोपी वाला कौन है? ये टोपी वाला कौन है? ना ये टोपी वाला कौन है? पहले बताइए मुझे, ये टोपी वाला कौन है? महुआ मोइत्रा ये टोपी वाला कौन है ये बताइए आप। ये टोपी वाला कौन है? अटैक हुआ तो सिक्योरिटी ब्रीच लग गया। ये टोपी वाला कौन है भाई? कौन है ये लोग? ये कौन है टोपी वाला? से आए हैं? ये कौन है टोपी वाला बताइए ना तौसीफ रहमान साहब। ये टोपी वाला कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये टोपी वाला कौन है? ये टोपी वाला कौन है? 40 करोड़ की आबादी को मेरे भाई बताइए, सिर्फ टोपी वालों की जांच नहीं होनी चाहिए। ये टोपी वाला कौन है तौसीफ रहमान साहब? बताइए। आप जांच करिए नहीं करिए ना पहले बताइए ये टोपी वाला कौन है? ये क्या पॉलिटिकल नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं इतने गंभीर मुद्दे पर? ये टोपी वाला कौन है? आना ही नहीं चाह रहा हूं। आप मुझे बताइए अमित शाह को रिजाइन देना चाहिए? अरे सर, मेरे कहने पे कोई रिजाइन दे रहा है क्या? मैं उन एंकरों में नहीं हूं जो मुगालते में जीता है कि मैं वोट बदलवा दूंगा, मैं रिजाइन दिलवा दूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। पर मुझे पहले बताइए ये टोपी वाला कौन है? बोला बंगाल में आतंकी फैला के रखी है सर। आपने बोला अभिषेक बनर्जी आतंकी फैला के रखा है। अरे मैंने कब बोला भाई? आतंकी फैला के रखा है। मैंने कब बोला तौसीफ रहमान साहब? अब अनाप मत बोलिए। मैंने अभिषेक बनर्जी के बारे में आज तक एक लाइन नहीं बोली है टेलीविजन पर, एक लाइन नहीं बोली है। जी न्यूज ने चिल्ला के बोला, हर मीडिया चैनल ने चिल्ला कर बोला, मैंने नहीं बोला। आप लोग कह रहे हैं गंभीर है, आरोप गंभीर है। अब टोपी वाले बता दीजिए मुझे। अब आप अपना फ्रस्ट्रेशन मत निकालिए, मुझे बताइए टोपी वाले कौन है? ये किन टोपी वालों की जांच होती है? किन टोपी वालों की जांच होती है बताइए? जो कैप पहनते वो भी हैं। ना कौन किन टोपी वालों की जांच होती है? जो पंडित मतलब जो पंडित पगड़ी लगाते वो भी है, उसको भी मुसलमान वोट बैंक से आपको जोड़ना है। सब है। देश की सुरक्षा का मसला है तौसीफ रहमान साहब को, इसको भी मुसलमान वोट बैंक से जोड़ना है। ठीक है, सुशील पंडित जी के पास चलता हूँ। सुशील पंडित जी ये नया पॉलिटिकल नैरेटिव है। क्रिश्चियन सबका कह रहा हूँ ना ये टोपी वाले कौन है तौसीफ रहमान साहब? तो सिख ईसाई तौसीफ रहमान साहब टोपी वाले कौन है भाई? ये वही टोपी वालों की तरफदारी करते हैं। आपका 30% वोट बैंक। टोपी वाले मुसलमान हैं जो टर्बन पहनते हैं, जो सर ढकते हैं, सबको ही है सर। टोपी वाले सबको ही है। टोपी टर्बन अलग है सर, पगड़ी अलग है। टोपी वाला बताइए, टोपी वाला तौसीफ रहमान साहब टोपी वाला शब्द क्यों बोला आपने बताइए? हंसिए मत, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। सबके लिए कहा, ये बहुत गंभीर मुद्दा है सर। मैंने टोपी वाला सबके लिए कहा, गंभीर आप नहीं है। 140 करोड़ की आबादी गंभीर है। आप लैप्स कर रहे हैं। आप जिसको सपोर्ट करते हैं ना, वो लैप्स कर रहा है। सर मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता सर, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। मैं मुद्दे के सही मुद्दे के साथ सही खड़ा रहता हूं। बीजेपी गलत है उसको गलत बोलूंगा, आप गलत है आपको गलत बोलूंगा, विवेक श्रीवास्तव गलत है उनको गलत बोलूंगा। कल आरडीएक्स लेके चला जाएगा। बताइए सुशील पंडित जी टोपी वाले कौन है बताइए? ये क्या नया पॉलिटिकल नैरेटिव है? जल्दी से समझाइए, फिर मैं विवेक श्रीवास्तव जी और दीपक वोरा के पास जाऊंगा। मैं बस 10 सेकंड में मैं बोलना चाहूंगा दीपक भाई, ये कहना चाहते अच्छा भला एक मिनट विवेक भाई, सुशील पंडित जी मुझे एक ब्रेक भी लेना है। विवेक भाई मैं तुरंत आऊंगा, एक मिनट रुक जाइए। सुशील पंडित जी। धन्यवाद दीपक जी। इनका अच्छा भला नसीहतों भरा भाषण चल रहा था और ये लेफ्ट राइट लेफ्ट करते हुए एक केले का छिलका ढूंढ लाए और उसके ऊपर खड़े हो गए। इनके मुंह से टोपी वाला निकल गया, बताए नहीं बन रहा है कि टोपी वाले कौन है, क्योंकि कई बार अपनी ही दाढ़ी में तिनका दिख जाता है, क्या बताएं, और फिर मुंह से बात नहीं निकल पाती है। अब ये अपवाद है। देखिए, मैं इसको गंभीरता से लेना चाहूंगा। भले ही बहुत बड़ी चूक हुई है सुरक्षा में, इसमें कोई भी गुंजाइश शक की नहीं है,
लेकिन हम लोग सस्ते में छूट गए हैं इस बार। ये बात माननी पड़ेगी। ये हमारा सौभाग्य है कि उनके पास ऐसा कोई हथियार, ऐसा कुछ जहरीला पदार्थ, ऐसी कोई भयानक चीज नहीं थी जिससे लोगों की सेहत और जान पर कोई बहुत बड़ा खतरा आता। लेकिन ये सिर्फ भाग्य की बात है। चूक तो हुई है और इस चूक का समाधान समय रहते करना पड़ेगा, और जिन जिन लोगों से चूक हुई है उनकी जांच भी आवश्यक है। इसमें किसी कोई कोताही की कतई भी गुंजाइश नहीं मिलती है। अब रही बात राजनीतिक नैरेटिव की, तो उसका लोभ ना तो श्रीवास्तव साहब बचा पाए ना तौसीफ साहब बचा पाए। चलते चलते बहती गंगा में हाथ धोना, निशाना ढूंढना और पॉइंट स्कोर कर लेना हमारे राजनीतिक विमर्श की एक मजबूरी भी बन गई है। तो उस पर भी बहुत ज्यादा इनसे नाराज मत होइए। आज इनका दिन है, इनको सबके इस्तीफे मांग लेने दीजिए, प्रेसिडेंट से लेकर के चपरासी तक। कोई पार्टी किसी का भी इस्तीफा मांगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे दिक्कत सिर्फ इस बात पे है कि आप मामले को कितना लाइटली ले लेते हैं। हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, उस पर मेरे साथ बात करने के लिए दीपक वोरा साहब हैं, सुशील पंडित जी हैं, विवेक श्रीवास्तव जी हैं, तौसीफ रहमान साहब हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या लगता है आपको किसान आंदोलन का बैकग्राउंड, और उसके बाद कोई कह रहा है कि वो नारे लगा रहे थे भारत माता की जय, जय भीम जय भारत, फिर उन्होंने ये भी लगाया संविधान बचाओ, फिर ये भी लगाया तानाशाही नहीं चलेगी। जी नहीं, नारे जो मर्जी लगाएं, लेकिन जो किया वो तो गलत है ना। नारे लगाने थे जंतर मंतर पे, यही नारे तो आप लगाते हैं विवेक भाई, आपके साथ यही नारे लगाते हैं। नहीं तो नारा तो संविधान बचाने का नारा लगाने में क्या गलत है? मैं तो अभी लगा रहा हूं संविधान बचाओ। सुशील पंडित नहीं चाहते हैं संविधान बचे, ये चाहते हैं चेंज करना संविधान को। मैं तो नहीं चाहता, लेकिन जो टोपी वाला कमेंट, चाइना का संविधान कैसा, चाइना का संविधान है, समझ लीजिए विवेक जी, चाइना में संविधान चलता है क्या? नहीं, चाइना का वो कम्युनिस्ट कंट्री है, वो कम्युनिस्ट कंट्री है। ये वहां भी बनवाइए ना, वहां पे संविधान बचाओ का नारा लगाइए। वहां तो ये लगाना नारा पड़ेगा संविधान बनाइए, वो अलग देश बचाइए बात अलग है। आपको तो वहां लगाना पड़ेगा संविधान बनाइए। कर रहे हैं हम अपने संविधान, नहीं, उनका अपना संविधान है, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी पार्टी और चलाते हैं। लेकिन आप ये बताइए ना मुझको, मैं जो छोटी सी बात कह रहा हूं तो सुशील पंडित जी को जो बताना चाहूंगा, अगर गलती से ये व्यक्ति जो आए थे और जो पार्लियामेंट के अंदर कूद गए, ये शर्मा के बजाय अब्दुल होते, रहमान होते, टोपी वाले होते, कांग्रेस पार्टी के दूर के फ्रिंज एलिमेंट होते जिन्होंने कभी किसी नेता के साथ फोटो खिंचाई होती, या कम्युनिस्ट पार्टी के कहीं दूर के रिश्तेदार होते, तो ये मीडिया, यही सुशील पंडित, यही भाजपा आज क्या करता और क्या कहता और कितना बड़ा नैरेटिव बन जाता। कांग्रेस पार्टी एंटी नेशनल, कम्युनिस्ट पार्टी एंटी नेशनल, टोपी वाले एंटी नेशनल। नहीं, यही कहते हैं ना। आज मुंह में दही जमी है ना, मैं आज मुंह में दही जमी है। सुशील पंडित जी जवाब दे। कोई दमी नहीं, अभी आपकी लस्सी बनाता हूं। दही जमी है। हाँ, नहीं, इनकी अभी लस्सी बनाता हूं। दही वही कोई नहीं जमी। अभी इसका पूरा, अभी इसकी अभी पूरी शिनाख्त होनी बाकी है। अभी सिर्फ सतह पर कुछ बातें सामने आई हैं। जिस दिन पहले तुम ये बताओ कि जो बीजेपी का मेंबर पार्लियामेंट है, ये जो उसको सस्पेंड करें या नहीं चल रही हैं, पहले इस पे बोलिए आप। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट से भी पूछताछ होनी चाहिए, देकर के अंदर और भेजा, वो मुलविस पाए गए तो सस्पेंड इनको हटाया जाएगा नहीं, सबसे पूछताछ होनी चाहिए। और पता करना चाहिए कि ये बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट के भाजपा का एमपी पास लेने आए थे, ये कामरेड थे या जिहादी थे, ये इनके सही नाम है या इनके गलत नाम है। तो हमारे पास क्यों जिन नामों को लेकर के 10 जिहादी आए थे ना मुंबई में, वो भी कैसे नाम लेके आए थे हमें मालूम है। कौन से नाम लेके आए थे तो समझ में नहीं आता है। कौन से नाम लेकर के लोग आते हैं, एंटी माइनॉरिटी, एंटी मुस्लिम, ये सब एंटी कम्युनिस्ट मत बताइए। मेरे मित्र सुशील पंडित हिटलर ने कहा था देश के दुश्मन यहूदी हैं और कम्युनिस्ट हैं, और आप कहते हैं कि देश के दुश्मन मुसलमान हैं और कम्युनिस्ट हैं। फांसीवादी हिटलर थे और आपकी सोच भी फांसीवादी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं हम बदलने देंगे। ये क्या चिंता मत करिए, इनको कहां से पकड़ के लाए? मैंने आज तक ऐसा नहीं कहा, मैंने आज तक ऐसा नहीं कहा। देश में कुछ अच्छे कम्युनिस्ट भी हुए हैं, वीरेंद्र मुखर्जी जैसे, सब आप जैसे थोड़े ही होते हैं।
सब आप जैसे थोड़ा ही होते हैं। नहीं, बहुत देश में अच्छी कुछ बात है। अच्छे कम्युनिस्ट भी होते हैं, शुक्रिया। सफदर आज हाशमी आपने जैसे। narrative बदला। सब आप जैसे थोड़ा ही होते आज हैं। आपने कुछ सब आप आज जैसे आपने नहीं कुछ- होते हैं। हाँ, आज सब आपने ज्योति अच्छा बासु बोला। जैसे नहीं होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कुछ अच्छा बोला। हाँ, सब ज्योतिर्मय बहुत अच्छी बासु बात जैसे है साहब, नहीं आज होते। आपने कुछ अच्छा कुछ बोल अच्छे दिया। भी होते हैं, बहुत अच्छे। कुछ अच्छे नहीं, भी तो होते हैं। आप जरूरी नहीं है कि सब आप जैसे हों। इसी ज्योति तरह बसु को तो मुद्दे पे आते हैं, एक मिनट, मुद्दे पर आते हैं, प्रेम दिया है। मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते तहसील जैसे हैं। नहीं मैं तो होते ये हैं। कह रहा हूं कि जो इसमें शामिल हो सबसे पहले एक्शन हो उसके खिलाफ। आप कह रहे सस्पेंड हो, आप कह रहे निष्कासित हो, जो करना है करें, उसके लिए एजेंसियां हैं। आप और मैं कह सकते हैं कार्रवाई करना उनका काम है, लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि कहीं हम किसी बहुत बड़े षड्यंत्र के पीछे तो नहीं बैठे हैं। दीपक बोरा साहब, मैं इसका इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव समझना चाहूंगा। आजकल क्यों एकाएक पूरी दुनिया में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, भारत विरोधी नैरेटिव, राइट विंग विरोधी नैरेटिव, उसको आप कैसे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में? आभारी हूं सर, आप मौका देते हैं आपके शानदार चैनल और आपके शो पर आने का, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर, ये पॉलिटिक्स के बारे में मैं जिक्र नहीं करूंगा। ये तो हमारे जो मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम देख रहे हैं इस समय, ये मेरे को 50 साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में, और मैंने कई बार देखा है जब कोई देश उभरता है तो ये जो 5 कौरव बैठे हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, पहले तो सोवियत संघ था, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत संघ की जगह अब रशिया है, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, ये कोशिश पूरी करते हैं और ताकतों के साथ कि उसको उभरने ना दिया जाए। सर, आपको याद होगा कि 1980s में प्लाजा अकॉर्ड्स हुए थे, जिसमें जापान की आर्थिक व्यवस्था ख़त्म कर दी थी, आज तक वो वापस नहीं आ पाए। जर्मनी के ऊपर यूरो थोप दिया गया, जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था खत्म हो गई थी। ब्राज़ील ने उभरने की कोशिश की, बहुत मारा उनको, तो वो फिर से नीचे दब गए। अब भारत उभर रहा है। जितने विकासशील देश हैं आज सर, डेवलपिंग कंट्रीज, सबसे अहम भूमिका पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्ति भारत की है। पूरी दुनिया भारत की बात करती है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3री सबसे पावरफुल मिलिट्री है, सोशल यूनिटी है, बहुत कुछ लोग कहते हैं भारत की डिप्लोमेसी नंबर 1 की है। तो पूरी दुनिया आज भारत की जब तारीफ करती है, कुछ लोग हैं जिनको ये नहीं भाता और वो दिखाने की कोशिश करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कि भारत की भी छवि जो है उसमें छेद किए जाए। ये मैंने अपने डिप्लोमेटिक करियर में देखा है। दूसरी चीज़ सर, जो आज हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। ये सही है कि वो एक ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी था, लेकिन पहले इन्वेस्टिगेशन तो हो जाने दीजिए। आप वो अंग्रेजी में कहते हैं डोंट जंप द गन, पहले हल्के हल्के देखते हैं क्या होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है आर्टिकल 370 के बारे में, उसका भी ध्यान रखिएगा। तुरंत उसके बाद ये हुआ है। एक चीज़ और सर, आपने अभी जिक्र किया था जो हमारे पार्लियामेंट पे पहले अटैक हुआ था 22 साल पहले, जो आपने शानदार कवरेज की थी, खुद आपने, मैंने देखा था सर, मुझे अभी तक याद है। आपको याद है 9/11 के 2-3 महीने के बाद एक व्यक्ति प्लेन में बैठा हुआ था और उसने अपने जूते को आग लगाने की कोशिश की थी, उसमें एक्सप्लोसिव्स थे, उसको शू बॉम्बर कहते थे। और उसने जो किया उसके बाद, उसी दिन के बाद, अब जब भी आप हवाई जहाज़ में जाते हैं वो आपसे कह देते हैं जूते उतारिए, एक्सरे मशीन में उनको डालिए। तो उस आदमी को तो खैर उम्र कैद की सज़ा हो गई थी। अब हमें देखना पड़ेगा सर कि इन लोगों ने जो जूतों में छुपा रखी थी चीज़ें एक्सेट्रा, सिक्योरिटी मेजर्स को और टाइट करना पड़ेगा। अभी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, तो अटेंशन डाइवर्ट करने की भी कोशिश की जाती है। मेरा मानना है, ये मेरी ओपिनियन है सर, मैंने बहुत से लोगों से बात की है, कि इसमें भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आपसे अनुरोध है सर कि आप इस गेम में शामिल ना हो। आप ये बताने की कोशिश करें कि वी आर रेजोल्यूट, वी आर डिटर्मिन्ड, हम डट के मुकाबला करेंगे। अभी किसी ने कहा 140 करोड़ लोग डरे हुए हैं। नहीं सर, मैं नहीं डरा, मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं डरा। छोटी मोटी चीज़ों से हम डरते नहीं। बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है, छोटा मोटा कोई व्यक्ति होगा उन्होंने किया है, हम डरते नहीं हैं सर, हम डट के इसका मुकाबला करेंगे। तो आपसे यही अनुरोध है, वेट, इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए। हमारे पास टॉप क्लास इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये ना बताएं कि भारत डर गया है, भारत बौखला गया है। हमारी छवि पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, और मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दीपक बोरा साहब, आप जैसे ही बात खत्म कर रहे हैं। जी न्यूज़।